मौका बहुत जिंदगी में बहुत कम बार आता है। एक अमृत महोत्सव है और मुझे सही मायने में लगता है कि हम वाकई अमृत महोत्सव कर रहे हैं। अमृत क्या है हमारे लिए? हमारे वर्कर को अमर, अमर मतलब फिजिकली नहीं, वर्कर को अमर रखने के लिए हम अमृत महोत्सव करते हैं। अमृत का मतलब क्या है? उन लोगों का देखभाल करना। इसीलिए हम जो खाना खाते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, जिस पोडियम के ऊपर मैं खड़ा होकर बस आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसमें सब लेबर का वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है। उसके बिना तो हम कुछ नहीं है। मुझे भगवान का कोई व्याख्या करने के लिए बोले, मैं बोलूँगा वर्कर्स हमारे भगवान है। मैं कभी अपने 29 साल सर्विस में कभी महसूस नहीं किया, ना करूँगा कि मैं वर्कर के ऊपर या किसके ऊपर काम करके एहसान कर रहा हूँ। नेवर। मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार मुझे पैसा देते हैं, लाखों रुपया देते हैं वर्कर का भलाई देखने के लिए। इसलिए मैं किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे हाथ में जो हो सके मैं वर्कर के लिए करूँ। इस परिप्रेक्ष्य में मैं मेरा अपना अनुभव आपको बताऊंगा। और हमारा एनबीसी के अधिकारियों को कम बहुत तो पता है, वो जानते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्कर्स का आज पहले था, जो 29 साल पहले मैं ज्वाइन किया था, आज भी है पेमेंट। ये सबसे बड़ा मसला आज भी है, काल भी था, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि हमने जो डिजिटलाइजेशन का बस टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किए हैं लेबर लॉज में, ये कुछ हद तक मददगार साबित होगा। इस सिलसिले में मैं अपना आप एक अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं कोलार ये बस धनबाद में था, डिप्टी चीफ लेबर कमीशन वाई के बोकारो स्टील प्लांट है, आपको पता होगा एशिया के सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। वहाँ 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर, 14,000 और 12,000 रेगुलर एम्प्लॉय। और हमेशा शिकायत आता था, वो लोगों को टाइम पर वेज नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्टर वेज काट देता है। इसलिए हमने एक बस एक हिम्मत करके बस, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकलाइज, हर चीज पॉलिटिकलाइज हो जाता है। अन्ना विश्वास नहीं करोगे, वहाँ का एमपी एमएलए सब ठेकेदार है। अब जाकर उस दिन अपना फावड़ा लेकर गए ना, 2-4 आपके पास आ जाएंगे, ये आपको करना है, हमारे इतना को रखना है। ये सब 5 साल में झेला हुआ। जब पेमेंट का बात आया, मैंने बोकारो का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब है, उन लोगों को बुलाया। देखो सर, आप एक काम करो, आप टेंडर में कंडीशन डाल दो कि पेमेंट शुड बी मेड डिजिटल, देयर शुड नॉट बी चेक पेमेंट। आप पेमेंट ऑफ वजेस का देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में देखेंगे तो दोनों ऑप्शन है, चेक दे सकते हैं, डिजिटल भी पेमेंट कर सकते हैं। वो क्या किए, मेरे खिलाफ रिट पिटीशन लेकर बस रांची हाईकोर्ट को चले गए कि हम उन लोगों के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। कानून में लिखा है बस चेक देने के लिए। सो हमने एक एफिडेविट फाइल किए। मैंने बोला वो आप देखोगे ना, जब ईमेल आपको आता है उसमें लिखा जाता है अनलेस रिक्वायर्ड डोंट प्रिंट दिस मेल। उसमें भी लिखा होता है एक पेपर आप जो यूज करते हैं, 3,000 पेपर के लिए एक पेड़ हम काटते हैं। उसी आर्गुमेंट को मैंने दिया, चेक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली and for 3,000 checks we are cutting a tree. So that is why we have adopted this digital technology. And when the parliament has enacted this law, what is their problem? वो क्या करते थे पता है आपको? चेक वर्कर को दे देते थे, गेट बाहर आ जाने से 2 थप्पड़ लगाकर चेक को ले लेते थे, 5,000 3,000 अपना मर्जी से देते थे। वो जब गए, रंगन मुखोपाध्याय साहब थे जज, बोला वो तो सही बोले, आपको क्या तकलीफ है? आप जब चेक दे रहे हैं तो आपको डिजिटल पेमेंट करने में क्या तकलीफ है? वो केस को हमने जीते। और एक किस्सा आपको सुनाता हूँ बीएसएनएल वर्कर्स का, रांची और धनबाद दोनों में। एक बंदा क्या किया, एचडीएफसी का चेक इशू किया, कालकाटा का। मैंने बोला ठीक है, आप चेक इशू कर रहे हो, ठीक है, लेकिन चेक का जेरॉक्स कॉपी मेरे को चाहिए। जेरॉक्स कॉपी ला कर दिया। मैंने बैंक को बस वेरीफाई किया कि चेक इनकैश हुआ है क्या, वो लिखा चेक इनकैश नहीं हुआ। ये होता है। सो आज भी वर्कर का पेमेंट के लिए प्रॉब्लम है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आई एम वेरी फ्रैंक, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अकाउंट खोलने के बाद, अकाउंट हमने खोल दिए, डिजिटल पेमेंट वगैरह, और एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। 15 दिन के बाद वर्कर आकर बोला सर हमारे एटीएम कार्ड पासबुक हो ले गया। बोला देखो, तुम्हारे अकाउंट तक का पैसा पहुंचाना मेरा काम है, पैसा पहुंचाने के बाद तुम्हारा पैसा कहाँ जाता ये मैं नहीं जानता। आप पुलिस को जाओ, साइबर क्राइम बस सेल पे कंप्लेंट करो, बोल सर हमको नौकरी से निकाल देगा। बोला मैं तो भगवान हूँ नहीं। तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है। आप उसको कैसे निपटेंगे आप अपना देखो, इसलिए आपको थोड़ा कोई स्टेप्स वगैरह अडॉप्ट करना चाहिए।
ऐसे एनबीसीसी के साथ हमारा बहुत पुराना नाता है। मैं जो बैंगलोर में था वहाँ डीआरडीओ का ईस्ट्रैक प्रोजेक्ट का, उसमें एनबीसीसी सब कॉन्ट्रैक्टर थे, वहाँ मेन कॉन्ट्रैक्टर थे। मैंने कभी प्रोसिक्यूशन नहीं रहा, क्योंकि दे आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सर। यहाँ तो किसी का पर्सनल इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व है नहीं। ये सब कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं, उसमें क्या होता है ना, आप कभी सब कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल नहीं करते, बुरा मत मानिएगा। आई एम फ्री, फ्रैंक, फेयरलेस एंड फास्ट। आप ये सब कभी करते नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम शुरू होता है। और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो मंत्री जी के, हमारे सेक्रेटरी साहब के पास मामला आ जाता है ना, हमको पूछा जाता है आप क्या कर रहे हो, उसी टाइम हमको मजबूरन आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन करने का बस और कोई चारा नहीं हमारे पास। मतलब हम किसी को प्रोसिक्यूशन, बिकॉज इट इज नॉट ए प्रोसिक्यूटिंग डिपार्टमेंट। इसीलिए हमारा डॉक्टर शर्मा बैठे हैं। जब वेज कोड बन रहा था ना, वो एक नोवेल आइडिया निकाले, फैसिलिटेटर कम इंस्पेक्टर। अभी आप ज्यादा जो लेबर लॉ कोड हमारा हुआ है, आप ज्यादा फैसिलिटेशन देखोगे, लेकिन ये बात मैं आपको हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ, उसका फायदा मत उठाइएगा। फैसिलिटेटर को फैसिलिटेटर रहने दीजिएगा, वो आपको फैसिलिटेट करे। प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू। बोला फैसिलिटेटर इंस्पेक्टर बन जाएगा, इसीलिए फैसिलिटेटर कब इंस्पेक्टर है। जब फैसिलिटेशन का पास फायदा आप नहीं लगे, वो मजबूरन उसको इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हमारा फैसिलिटेटर इंस्पेक्टर बने, क्योंकि हमारा काम नहीं है प्रोसिक्यूशन करना। वी आर नॉट ए प्रोसिक्यूटिंग डिपार्टमेंट। आप मेरा फिलोसफी आप एक हिंदी फिल्म में देखा होगा, जियो और जीने दो। मैं इसी पे बस विश्वास करता हूँ, आप जियो और जीने दो। वर्कर जिंदा रहे, आप जिंदा रहे, क्योंकि आप जो वर्कर और एम्प्लॉयर वो कॉम्प्लीमेंट्री, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि शब्द कॉम्प्लीमेंट्री। लाइक ये चाय और चीनी, फाउंटेन पेन इंक, बॉल पेन रिफिल, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। सो दोनों को ही जिंदा रहना है, वर्कर्स को जिंदा रहना है, उन लोगों को जिंदा रहना है। और वर्कर को कैसे जिंदा रखना है, ये आपको देखना है। आपको कोई अड़चन है, आप हमको बुलाइए, हम बता देंगे। लेकिन हमारे कोई इंस्पेक्टर रहता है तो वो आपका दुश्मन नहीं होता। ना उसका कोई पर्सनल एनिमोसिटी आपके पास है, ना हमारा आपके साथ कोई पर्सनल एनिमोसिटी है। क्योंकि हमारे ऊपर जो प्रेशर आता है, आप अभी क्या लेके सज्जन आए हुए 282 करोड़ का क्लेम लेके ओपनली, क्या यही बार साथी ब्रिज जो बैठे हैं, वो आकर क्या बोलता है पता है, वो के लीडर है, एफसीआई का कोई लीडर थे, वो पूरा कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुझे पेपर वगैरह लेकर आ गए 282 करोड़ का। बोला ठीक है, देखेंगे आप पेपर देकर जाइए, हम देखेंगे क्या करना है। बोला सर पैसा मुझे मिलना है। बोला आपको, वो कोई विश्वकर्मा उसका नाम था, यही सुधीर भी, मेरा पीएस सुधीर भी वहाँ थे। वो बोलते, बोला उन लोगों को, बोले सर उन लोगों को जाने के लिए बोलो मुझे प्राइवेटली थोड़ा बात करना है। मैंने बोला मैं पब्लिक सर्वेंट, मेरे साथ प्राइवेटली कैसे बात कर सकते हो। बोला ये मेरा अपना है, ये मेरा पीएस है, ये मेरा एलसी है, जो बात करना है आप हमारे सामने कीजिए। बोला पब्लिक सर्वेंट के साथ प्राइवेट बात नहीं हो सकता, आप तो मेरा भाई बंधु हो नहीं, जो बोलना है बिंदास बोलो। बोला सर इस केस में हमारा ज्यादा पैसा लगा हुआ है। बोला इसमें मैं क्या करूँ, आपका पैसा लगा हुआ है, ये आपका प्रॉब्लम है। बोला वर्कर को पैसा देने के बाद आपको जो करना है वो वर्कर के साथ करो, लेकिन मेरे को वर्कर का पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, उसका फार्म एड्रेस, तिरु जी को मैंने बोला हूँ, हमारा जो डिप्टी सीएल से है, बोला ये सब आप मेरे को देना है, और उसका बैंक का बस अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, ये सब देना है, तब जाकर पैसा मेरे अकाउंट से वहां मैं ट्रांसमिट करूंगा आपके पास पैसा। बोला सर मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। बोला मैं यहाँ वर्कर को पैसा देने के लिए बैठा हूँ, आपको नहीं, आपको जो करना आप जाकर वहां करो। बोला सर कोई रास्ता तो निकाले। बोला वो इसका और कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, मुझे मेरा नौकरी प्यारी है, और मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं अपना नौकरी खतरे में डालकर आपको पैसा दूं। ये साथ से बोला, वो चुपचाप उठ के चला गया। बोला सर मैं इतना, वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा है, उसको 2 आदमी पकड़ कर लेकर आए। और लोगों का ऐसा भी मानसिकता है, वर्कर का अभी भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यूनियन लीडर्स कर रहे हैं। इसीलिए हमारे वर्कर्स भाइयों को है वो सावधान रहे। ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमको कॉल कीजिएगा, एक पोस्ट कार्ड लिख दीजिएगा, आजकल ईमेल है, व्हाट्सएप भी है, मैसेज कर दीजिएगा। आपका जितना ख्याल हमको रखना चाहिए हम रखेंगे, ये वादा है आपका। जो भी आता है मगर उनसे कोई वापस नहीं जाता, हम सबका देखते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं करते कि बस करना है, क्योंकि आपकी वजह से हमारा नौकरी है। मैं जब लेबर कमीशन, लेबर की वजह से मैं लेबर कमिश्नर हूँ। लेबर नहीं रहेगा तो मैं किसका कमिश्नर बनूंगा। एक हमारा एक बहुत और एक किस्सा सुनाता हूँ, ये शायद 22-25 साल का किस्सा है। हमारे एक साहब माजी साहब थे, मैं आई एम वेरी कैंडिड, वो उसी टाइम डिप्टी सीएल सेवा करते थे कि जेल पे मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर था। वहाँ बहुत बड़ा एजुटेशन हुआ था। आपका उसी टाइम में DD2 नाम का एक चैनल चलता था,
वो चैनल पर भी कंसिलेशन वगैरह आ गया। उसके कुछ दिनों के बाद एक मैसूर सीमेंट्स का एक प्रॉब्लम आ गया, मैं हैंडल कर रहा था। मैंने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लेकर सीएलसी साहब को दिया कि आई एम वेरी कैंडिडेट। उन लोगों का 3-4 साल से वेज रिविजन नहीं हुआ था। एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, उसको मैसूर सीमेंट ने बोला था कि हमारा तरफ से आप वेज नेगोशिएशन मत कीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। जब मेंबर बोलता है वो तो करेंगे नहीं। वो कुछ माझी साहब को लिखे, मैंने पास पूरा एक 5-6 पेज का रिपोर्ट बनाकर भेजा बाई नेम करके। मेरे ख्याल से उसी टाइम वो मैसूर सीमेंट का केस होता, मुखोपाध्याय साहब सीएलसी बन चुके थे। मुझे मैंने लिखा था इफ गवर्नमेंट परमिट्स रिट्रेंचमेंट ऑफ 300 पीपल, 900 पीपल्'s job can be saved. It is not a retrenchment, it is a golden handshake, a voluntary retirement scheme. They will give compensation, gratuity, leave salary, etc. And rest 900 people can get the permanent, but they will be continued and their pay shall be revised. Because financial burden was the biggest problem. उन लोगों का सीमेंट का क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं था, उसका कलर को लेके, उसका कलर सीमेंट जैसा नहीं दिखता था ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन, लेकिन सीमेंट बढ़िया था, इसलिए मार्केट में उन लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं था, रेवेन्यू नहीं आता था, प्रॉफिट डिक्लाइन। वो हमारे माजी साहब के हाथ पड़ गया। वो पता नहीं हमारे माजी साहब क्या समझते हैं। देखो वो बोले समझ रहे, डू यू नो व्हाट यू हैव रिटन? बोला क्या हुआ सर, आप इतना चिल्ला क्यों रहे, क्या हुआ? बोला यू हैव सेंड अ रिपोर्ट टू सीएलसी। हाँ सर मैं जानता हूँ मैसूर सीमेंट के बारे में होगा। बोला डू यू नो इफ इट इज लीक दे विल बी इन हॉट वाटर? बोला सर आप लीक करोगे क्या? ऐसा ही बोला। बोला लीक कैसे होगा? वो लीक कैसे होगा? आपके हाथ में, मुखोपाध्याय को साहब को दिया था आपके हाथ में, आप लीक कर रहे हो। बोला ऐसा क्या बात कर रहे हो आप? मैं किसी सीनियर अफसर हूँ। सर आप ऐसा बात पूछते क्यों है? बोला आर यू फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ मैसूर सीमेंट? बोला नहीं सर, मैं अपना नौकरी बचाने का बस इंतजाम किया उसको। बोला देखो सर 1200 वर्कर है, वो बोलता है 1200 वर्कर का हम पे रिविजन नहीं देंगे, 1200 वर्कर से 300 वर्कर का आप रिट्रेंचमेंट में जाए, वो लोग का जो कंपनसेशन वगैरह देना है हम दे देंगे, ये लोग हम पे रिविजन करेंगे। बोला सर पे रिविजन होगा तो इंडस्ट्री रहेगा, वर्कर रहेंगे, मेरा नौकरी वर्कर रहेगा। मैं देखो सर मैं किसका एडवाइजर नहीं, मैं अपना नौकरी बचा रहा हूँ। बोला आपके साथ तो बात करना बेकार है। बोला सर मत कीजिए, वो मेरा सुपीरियर अफसर था, वेरी कैंडिडेट विद एवरीबॉडी। हम अपना नौकरी, क्योंकि वर्कर बचेगा तो मैं बचूंगा ना। तो इसमें बस देखो सर फ्रॉम दिस एंगल मैं स्वार्थी हूँ, आई एम ए सेल्फिश पर्सन। मैं मेरा नौकरी बचाने के लिए कर रहा हूँ। 900 वर्कर को बचाने के लिए 300 वर्कर को रिट्रेंचमेंट जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 300 वर्कर तो फुटपाथ पर नहीं आ रहे हैं, उसको जो स्टैट्यूटरी जो मिला है उससे ज्यादा भी मिल रहा है 20-25%। तो उसमें बुराई क्या है? when law permits retrenchment, वो फाइनली धकेल कर इधर उधर हुआ, बस वो मैसूर सीमेंट को जर्मन कंपनी को बेचकर वो चला गया। फॉर्चुनेटली इंडस्ट्री बच गया, अभी भी जिंदा है। तो ये सब मेरा अपना बस अनुभव है। दुर्गापुर में 1.5 साल मैंने डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर था, यही किस्सा सब सुने हैं भाई, हर जगह जहाँ आप जाइए। और यहाँ तो बस हमारा दिल्ली में तो रोज कहाँ से कहाँ बस आ जाता है। अभी कहा देखिए पीजीआई का आया है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर मैं लिखा हूँ हमारा डीजी साहब को। वो फोन आएगा, क्या समुद्र से आप जाते जाते हमारे ऊपर हमला शुरू कर दे। बोला सर वहां तो जब था आपके ऊपर तो हमला करता था, अभी तो मैं स्वतंत्र हूँ। तो सर मेरा तो इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं ना। बोला आप जब रिकमेंड करते हो बोलते हो यही हुआ दो, आप जब नहीं दे रहे हो तो मैं क्या करूँ? तो आप ऐसा रिकमेंडेशन करते क्यों? सी आप वहाँ एग्जाम्पशन लेते हो ना, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। एग्जाम्पशन चाहिए तो ये कंडीशन को फुलफिल करो। And for your kind information, a gazette notification is a law under Article 30. Gazette notification is a law. उसमें जो मैंडेट है आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप कोर्ट जाओगे, जो कि हमको अच्छा नहीं लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा। एंड आज तक आपको 95% केस क्राउन एल्यूमिनियम कंपनी केस आप लेकर आप शायद सब पढ़े हैं। उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट पता है? If an employer does not have the capacity to pay the minimum statutory benefit, they have no right to exist. और आज भी वो जजमेंट बरकरार है। इसलिए आप सब एनबीसीसी का स्वतंत्र और सीनियर अधिकारी है, ये आपको मैं आग्रह करूंगा, इसको हमेशा याद में रखो। जियो कुछ है तो वर्कर के साथ थोड़ा सुलह कर लो, डेफर्ड पेमेंट का मसला उठाओ। हम नहीं चाहते कि आपका डिस्प्यूट वगैरह हमारे पास आए, हम नहीं चाहते। आप आपस में सुलझा लो, डेफर्ड पेमेंट सिस्टम कर दो भाई, ये है थोड़ा कोऑपरेट करो। और आप बढ़िया करके बोलोगे, वर्कर का ख्याल रखोगे तो वर्कर भी इंसान है, वो भी समझता है आपका मजबूरियां। इसलिए सब वर्कर मैनेजमेंट और साथ ही साथ चलना है। यही वक्तव्य मैं
ये सब बोलकर मैं अपना वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ और ज्यादा जय हिंद।